विद्यार्थियों, हमने ऊन की भौतिक विशेषताओं के बारे में जानकारी प्राप्त करी। अब हम ऊन की रासायनिक विशेषताएं क्या होती हैं इसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। रासायनिक विशेषताओं में सबसे पहले हम देखेंगे अम्ल का ऊन के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है। अम्ल चाहे कैसा भी हो, चाहे तनु अम्ल हो या सांद्र अम्ल हो, यानी कि चाहे डाइल्यूटेड एसिड हो या कंसंट्रेटेड एसिड हो, किसी भी तरह का एसिड होता है वह ऊन के रेशे के ऊपर खराब प्रभाव रखता है, खराब प्रभाव डालता है। इससे ऊन के जो रेशे होते हैं वह नष्ट हो जाते हैं। जब हम क्षार की बात करते हैं तो क्षार का ऊन के रेशे के ऊपर खराब प्रभाव ही नहीं पड़ता, अपितु वह क्षार डालने के पर वह गल जाते हैं, पूर्ण तरह खराब हो जाते हैं। यानी तनु का और क्षार का दोनों का नेगेटिव असर आता है ऊन के रेशों के ऊपर। अब हम थर्ड पॉइंट देते हैं, डेट इज विरंजन का प्रभाव। विरंजन के प्रभाव में हाइपोक्लोराइड की जब हम बात करते हैं तो हाइपोक्लोराइड का ऊन के रेशों के ऊपर बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ता है। हाइपोक्लोराइड यदि ऊन के रेशों के ऊपर गिर जाता है तो वहाँ का रंग खराब हो जाता है और उस पर्टिकुलर एरिया का जो रेशे होते हैं वह भी खराब हो जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं विरंजन का प्रभाव। जब विरंजन में हम विभिन्न प्रकार के विरंजन की बात करते हैं तो हाइपोक्लोराइड की जब हम बात करते हैं तो हाइपोक्लोराइड से ऊन के जो रेशे होते हैं वह पूर्णतः खराब हो जाते हैं, वह गल जाते हैं। इसीलिए जब किसी भी ऊनी वस्त्र के ऊपर किसी भी तरह का दाग धब्बा या अन्य किसी प्रकार का निशान लग जाता है तो उसे हटाने के लिए सोडियम परऑक्साइड और पोटेशियम परमैंगनेट का इस्तेमाल किया जाता है। उसमें किसी भी तरह हाइपोक्लोराइड का प्रभाव का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। यदि उसके ऊपर ब्लीच डाला जाएगा तो वह निश्चित रूप से उसका रंग जो होता है वह उड़ जाता है, खराब हो जाता है। पसीने का प्रभाव, यदि हम ऊनी वस्त्रों को संजो के रखते हैं, यानी जब सर्दी चली जाती है तो हम उन्हें समेट के अंदर रखते हैं और उन्हें बिना धुले हुए या पसीने से युक्त कपड़े भी रख दिए जाएं तो निश्चित रूप से वह उस पर्टिकुलर जगह का रंग उड़ जाता है, उधर का एरिया का रेशे जो होते हैं वह कमज़ोर पड़ जाते हैं एवं टूट जाते हैं और उसका जो रंग होता है वह बदरंग हो जाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि पसीने का ऊन के रेशे के ऊपर बुरा प्रभाव पड़ता है। आप देखें, अम्ल का बुरा प्रभाव पड़ता है, क्षार का बुरा प्रभाव पड़ता है, विरंजन का बुरा प्रभाव पड़ता है और पसीने का भी ऊन के रेशों के ऊपर बुरा प्रभाव पड़ता है। परंतु जब हम रंगों का प्रभाव देखते हैं तो रंगों का ऊन के रेशों के ऊपर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है। उसको विभिन्न रंगों में डाई कर सकते हैं। विभिन्न डाइज जो अवेलेबल होती हैं, नेचुरल डाई और आर्टिफिशियल डाई, विभिन्न वेट डाइज एक्सेट्रा, विभिन्न तरह की जो डाइज हमारे पास अवेलेबल होती हैं। कपड़ा बनने के बाद, कपड़ा बनने से पहले रेशे की स्थिति में किसी भी तरह से आप यदि उसको डाइस का इस्तेमाल करते हैं, रंगों का इस्तेमाल करते हैं तो वह अच्छी तरीके से अवशोषित कर लेता है। इसका मेन कारण यह है कि हमने भौतिक विशेषताओं में देखा भी है कि जो उसमें अवशोषण क्षमता ज़्यादा होती है। चूँकि ऊन के रेशों में अवशोषण क्षमता ज़्यादा होती है और वह रंगों को अच्छी तरीके से अवशोषित भी कर लेता है। इसीलिए आपने देखा होगा ऊन के जो कपड़े होते हैं वो किसी भी तरह के रंग नहीं छोड़ते हैं, है ना। क्यों? क्योंकि उसमें रंगों का अच्छा प्रभाव पड़ता है और रंगों का अच्छा प्रभाव पड़ने के कारण से वह रंगों को अपने अंदर अवशोषित कर लेते हैं और अपने अंदर समाहित करने के कारण से वह किसी भी प्रकार धोने से निकलते नहीं हैं। अतः किसी भी केमिकल्स का उसके ऊपर बुरा प्रभाव पड़ता है एक्सेप्ट कलर्स को वो अच्छी तरीके से अपने अंदर अवशोषित कर लेते हैं। हमने देखा कि ऊन से कपड़ों का निर्माण कैसे होता है, ऊन हमें कहाँ से मिलती है, फिर हम उसकी प्रोसेसिंग किस तरीके से करते हैं और लास्ट में हमें ऊन के कपड़ों का निर्माण होता है। तो ऊन के कपड़ों का तो हमने निर्माण देख लिया। अब हम ऊन की जो विशेषताएं हैं उनके को भी देख लेते हैं। ऊन की विशेषताओं में हमने मुख्यतः दो भागों में बांटा गया है, एक होती है भौतिक विशेषताएं और एक होती है उसकी रासायनिक विशेषताएं। तो सर्वप्रथम हम
भौतिक विशेषताएं ऊन की रेशों की क्या होती हैं, इसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। भौतिक विशेषताओं में हम सबसे पहले देखेंगे संगठन। तो जब हम संगठन की बात करते हैं तो ऊन के रेशों में कार्बन 49% अवेलेबल होता है, ऑक्सीजन 24% होती है, नाइट्रोजन 16% होती है, हाइड्रोजन 7% और जो सल्फर होती है वह 4% तक होती है। यानी कि कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और सल्फर के अणु जो होते हैं वह 49, 24, 16, 7 और 4% में अवेलेबल होते हैं। इन सब का कॉम्बिनेशन कर दिया जाए तो हमें क्या प्राप्त होता है? ऊन का रेशा प्राप्त होता है। सूक्ष्मदर्शी रचना के द्वारा हम देखेंगे, माइक्रोस्कोपिक जब हम उनको देखा जाते हैं तो उसे देखने पे हमें उसकी 3 परतें दिखाई देती हैं, एक बाहरी परत, फिर मध्य परत और सबसे लास्ट में जो सबसे अंदर की परत होती है उसे हम अंतः परत कहते हैं। तो ऊन की रेशों की मुख्यतः 3 परतें पाई जाती हैं और जो ऊन का जो रेशा होता है वह खुरदुरा सा होता है, टेढ़ा मेढ़ा सा होता है, यानी वो अपने आप में एक बेंड लिए हुए होता है और यह डिपेंड करता है कि वो किस तरीके का खुरदुरा है, वह किस प्रकार की भेड़ से ऊन प्राप्त की जाती है। मोटा रेशा अवेलेबल होता है, परंतु जितना महीन रेशा होगा, जितनी बारीक ऊन होगी, वह ऊन उतनी ज़्यादा गर्माहट शरीर को देती है। लंबाई की बात करें हम, लंबाई जनरली 1 इंच से लेके 4 इंच तक पाई जाती है। कई बार 7 से 8 इंच तक का रेशा भी देखने को मिलता है। यह हम आपको बता दें कि ऊन किस जगह से ली जा रही है, ऊन किस वैरायटी ऑफ भेड़ से ली जा रही है, क्या वह कैमल से ली जा रही है, क्या वह शीप से ली जा रही है, इसके ऊपर डिपेंड करता है कि ऊन के रेशों की साइज क्या होगी, ऊन के रेशों की लंबाई कितनी होती है। प्लस इसके ऊपर ये भी डिपेंड करता है कि सपोज भेड़ से ली जा रही है ऊन, तो बॉडी के किस पार्ट से ली जा रही है। यदि गर्दन से ली जाएगी तो उसका रेशा थोड़ा छोटा होगा, यदि बॉडी पूरे पार्ट से ली जाएगी, धड़ से ली जाएगी, तो उसके रेशे की साइज कंपैरेटिवली गर्दन के रेशों से कम ज़्यादा होगी। पैर के से ली जाती है ऊन, उसकी रेशों की साइज और भी कम होती है। तो यह डिपेंड करता है ऊन की लंबाई में कि ऊन बॉडी के किस पार्ट से ली जा रही है और भेड़ की या जो भी एनिमल से ले रहे हैं उसकी किस किस्म से ऊन ली जा रही है। परंतु ऊन की लंबाई जो होती है वो जनरली 1 से 4 इंच और मैक्सिमम 7 से 8 इंच तक होती है। इसकी चमक की बात करें हम तो ऊन में किसी भी तरह की चमक नहीं होती है। ऊन में हम ये नहीं कह सकते कि ऊन बहुत चमकदार होता है, ऊन जनरली डल कलर लिए हुए भी होता है। रंग की बात करें, ग्रे कलर, भूरा कलर और काला कलर इसके अंदर नेचुरली अवेलेबल होता है। हम कलर्स विभिन्न प्रकार की ऊन को डाई कर लेते हैं, इस कारण से हमें वैरायटी ऑफ कलर्स अवेलेबल हो जाते हैं। परंतु जब हम नेचुरल कलर्स की बात करते हैं तो नेचुरल कलर्स में ग्रे, भूरा और काला 3 कलर के कलर्स में मैक्सिमम या बहुत सर्वाधिक रूप से हमें अवेलेबल होते हैं। मजबूती की बात करते हैं तो ऊन का रेशा जो होता है वह उतना मजबूत नहीं होता है। आपने देखा होगा कि आपकी जब दादी, नानी एक्सेट्रा, बड़ी मम्मी वगैरह कोई भी ऊन बना रहे होते हैं तो ऊन को आसानी से हाथ से तोड़ सकते हैं। हाथ से तोड़ने का ही मतलब ये होता है कि ऊन का जो रेशा होता है वह निर्बल होता है, वह मजबूत नहीं होता है। प्लस इसके साथ में ये पॉइंट और आ जाता है कि गीले होने पे उसकी निर्बलता में वृद्धि हो जाती है, मतलब उसकी मजबूती में कम हो जाता है। जब हम बोल रहे हैं कि उसकी निर्बलता में कमी आ जाती है या निर्बलता बढ़ जाती है तो उसका मतलब उसकी मजबूती कम हो जाती है और यह 30% अधिक कमज़ोर हो जाता है गीले होने के पश्चात। वहीं हमने आप देखा कि जो कॉटन का जो कपड़ा होता है वह 30% अधिक मजबूत हो जाता है। इसका ऊन का और कॉटन का बिल्कुल अपोजिट है। ऊन का जो रेशा होता है वो बहुत निर्बल होता है, कॉटन का जो कपड़ा होता है वह बहुत मजबूत होता है। ऊन के रेशे को अगर पानी में डिप कर दिया जाए, भिगो दिया जाए तो उसकी मजबूती 30% बढ़ जाती है, वहीं ऊन का जो रेशा होता है उसकी 30% घट जाती है। प्रत्यास्थता का बहुत अच्छा विलक्षण गुण इसके अंदर पाया जाता है। उसको कितना भी खींच दिया जाए
30 से 40% यदि हम उसको खींचेंगे ऊन के रेशों को तो वह पुनः अपनी स्थिति में आ जाता है। ठीक है, यानी कि इसके अंदर प्रत्यास्थता का गुण बहुत ज़्यादा होता है। नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं प्रतिस्कंधता। प्रतिस्कंधता से मतलब होता है कि यदि हम रेशो को दबा के रखें तो क्या वो अपनी पुनः पोजीशन में आ सकते हैं कि नहीं। तो जब हम ऊन की बात करते हैं तो बिल्कुल ऊन में नेचुरल फाइबर में सबसे ज़्यादा प्रतिस्कंधता पाई जाती है। ऊन को कितना भी दबा के रखा जाए वह पुनः अपनी पोजीशन में आ जाते हैं। ये इसकी बहुत अच्छी क्वालिटी होती है। इसी कारण जब हम ऊन के जो कपड़े होते हैं उनको समेट के रखते हुए गर्मियों में तो उन्हें अच्छी तरह दबा के रखा जाता है ताकि हमें मालूम होता है ये बात कि ऊन को में प्रतिस्कंधता की क्वालिटी पाई जाती है। उसे जितना भी दबाया जाएगा वह उतने पुनः अपनी पोजीशन में आ जाएगा। नेक्स्ट है आर्द्रता, प्रतिधारणता एवं अवशोषकता। जब हम आर्द्रता की बात करते हैं तो ऊन के कपड़े होते हैं, ऊन के जो रेशो होते हैं नेचुरली अपने आप में 30% तक मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर लेते हैं और उसमें मॉइस्चर एब्जॉर्ब करने के बाद भी वह गीले दिखाई नहीं देते हैं, उन्हें गीलेपन का एहसास नहीं होने देते हैं। इसीलिए जब पहाड़ी प्रदेश होते हैं उनमें ऊन का प्रयोग ज़्यादा इसलिए किया जाता है और ज़्यादा सहूलियत भी इसलिए रहती है क्योंकि उसके अंदर 30% एब्जॉर्बेशन की क्षमता होती है और वो 30% एब्जॉर्ब होने के बाद भी गीले दिखाई नहीं देते हैं। शिकन प्रतिरोधकता, किसी भी तरह का आप इसमें ऊन के कपड़ों में शिकन नहीं आती है। आप चाहे उसका किसी भी तरह के इस्तेमाल करें, आप किसी भी तरह के उसको पहनने के बाद आप कहीं भी बैठें, किस तरह की बैठें, ऊन के कपड़ों में कभी भी शिकन नहीं आती है या आप ये कह सकते हैं कि उसके अंदर कभी भी सलवटें नहीं पड़ती हैं। साफ सफाई की जब हम बात करते हैं, ये सफाई या धुलाई की बात करते हैं, नो डाउट ऊन के जो कपड़े होते हैं वह अपने अंदर गंदगी को ज़्यादा एब्जॉर्व कर लेते हैं। चूँकि वो अपने अंदर गंदगी को ज़्यादा एब्जॉर्व कर लेते हैं इसीलिए ऊन के कपड़ों को गला के और बहुत हल्के हाथों से धोना चाहिए। हल्के हाथों से इसलिए धोना चाहिए क्योंकि अभी हमने जब भौतिक विशेषताएं देखी थी तो हमने देखा था कि ऊन के जो रेशे होते हैं वो ज़्यादा मजबूत नहीं होते हैं और ऊन के रेशे जब गीले हो जाते हैं, जब उसके ऊपर पानी डल जाता है तो उसकी मजबूती 30% घट जाती है। क्योंकि उसकी मजबूती 30% घट जाती है तो साफ सफाई में ये ध्यान रखना चाहिए कि उसको बहुत नरम हाथों से और बहुत हल्के साबुन से धोना चाहिए। इसको दो तरीके से धो सकते हैं, एक तो वेट क्लीनिंग और दूसरी होती है ड्राई क्लीनिंग। तो प्रेफर ये करना चाहिए कि जो ऊन होती है उसे ड्राई क्लीन करके ही यूज़ किया जाए। धूप एवं प्रकाश का प्रभाव, धूप एवं प्रकाश का बिल्कुल नेगेटिव असर पड़ता है ऊन के रेशों के ऊपर। जितना धूप में रखे जाएंगे कपड़े उतना उसका कलर जो होता है वह फेड हो जाएगा या कलर जो होता है वह उड़ जाता है। ऊन के रेशे धूप में रखने पे निर्बल भी हो सकते हैं। रगड़ का प्रभाव, हमने साफ सफाई एवं धुलाई में देखा था कि ऊन के रेशों को हम हल्के हाथ से रगड़ते हैं, है ना। हम कभी भी उसके ब्रश का इस्तेमाल नहीं करते हैं, वॉशिंग मशीन में नहीं डालते हैं। वह इसलिए वॉशिंग मशीन में नहीं डालते या फिर हम उसके ऊपर ब्रश नहीं रगड़ते क्योंकि हमें पता है ऊन के रेशे जो होते हैं वो इतने मजबूत नहीं होते हैं और ऊन के रेशे पानी में जाने पर अपनी मजबूती 30% तक और कम कर देते हैं। चूँकि उनकी मजबूती कम हो जाती है इसलिए उसके ऊपर किसी भी तरह का रगड़ का बुरा प्रभाव पड़ता है। एनी टाइप ऑफ किसी भी तरह की रगड़ का उसके ऊपर बुरा प्रभाव पड़ता है। सूखा ताप, सूखा ताप से मतलब होता है हमारा ये होता है कि हम जब प्रेस की बात करते हैं, ठीक है, ऊनी कपड़ों पे हमें किसी भी तरह की इस्त्री नहीं करनी चाहिए। इस्त्री करने से उसके रेशे और ज़्यादा निर्बल पड़ जाते हैं और ऊन जो कपड़ा होता है ऊन का वह जल्दी ख़राब हो जाता है क्योंकि सूखे ताप पे ऊन के जो रेशे होते हैं उसके ऊपर नेगेटिव असर पड़ता है। चाहे वो कितना ही कम टेम्परेचर पे लिखा हो पर फिर भी उसके ऊन के रेशों के पर सूखे ताप का गलत या खराब प्रभाव पड़ता है। फफूंद का प्रभाव, फफूंद का नेगेटिव प्रभाव पड़ता है। यदि
ऊन को या ऊन के रेशों को या ऊन के कपड़ों को नमी वाले स्थान पर रख दिया जाएगा तो उसके पर फफूंद लग जाएगी। और स्पेशली जब हम बात करते हैं तो जितने भी कीड़े मकोड़े होते हैं, मौत होती है, वह मौत ऊन के रेशों के ऊपर, क्योंकि वो फाइबर उनको खाना चाहिए होता है, तो यह उसके ऊपर नेगेटिव प्रभाव डालते हैं। कीड़े मकोड़े और जीवाणु जो होते हैं वो उसके ऊपर नेगेटिव प्रभाव डालते हैं, यानी कि उसके ऊपर प्रभावित हो जाते हैं और वह उससे नष्ट होने की संभावना बढ़ती है। ऊष्मा का जब बात करते हैं, ऊष्मा चालकता की जब हम बात करते हैं तो यह ऊष्मा के कुचालक होते हैं। कुचालक होने का तब भी फायदा है जब इसीलिए हम उसको सर्दी में पहनते हैं। कुचालक मतलब कि विद्युत को एक जगह से दूसरी जगह प्रवाहित नहीं करते हैं। कुचालक, सुचालक मतलब विद्युत को एक जगह से दूसरी जगह या ऊष्मा को एक जगह से दूसरी जगह का प्रवाहित करना। इसीलिए ऊन के वस्त्रों को सर्दियों में धारण किया जाता है ताकि जो बाहर का कम टेम्परेचर है और शरीर के अंदर का ज़्यादा टेम्परेचर है, और ऊष्मा जैसे कि हम सबको मालूम है ज़्यादा टेम्परेचर से कम टेम्परेचर की ओर उसका मूवमेंट होता है। तो हमारे शरीर का जो टेम्परेचर है, जो गर्म है, जो ज़्यादा है, उसका मूवमेंट उसकी तरफ से बाहर ना जाए, हमारे बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन रहे, इसलिए हम ऊनी वस्त्र धारण करते हैं, ऊनी वस्त्र पहनते हैं, क्योंकि यह ऊनी वस्त्र ऊष्मा के कुचालक होते हैं। ये सब हमने देखी इसकी ऊन के रेशों की भौतिक विशेषताएं। अब हम ऊन के रेशों की रासायनिक विशेषताओं के बारे में भी जानकारी प्राप्त कर लेते हैं।